बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू के सुंजवा आर्मी कैंप के पास आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। तड़के करीब 4 बजे इस इलाके में फायरिंग शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने जिन 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा है वो जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। खबर है कि मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि बचे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। साल 2018 में इसी आर्मी कैंप के अंदर घुसे 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 2 दिन बाद 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा भी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जम्मू में सुंजवा कैंप में आतंकी छिपे हुए हैं। एक आतंकी को यहां पर मारा गया है, जबकि एक जवान शहीद हुआ है। पीएम की रैली के ठीक 2 दिन पहले ही जम्मू में 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने घेरे में लिया है। एनकाउंटर शुरू हो गया है। इस समय हम सुंजवा में हैं और अभी तक एक जवान जो है वो घायल हो चुका है। आपको बता दें कि इस समय हम जम्मू के सुंजवा इलाके में हैं और एरिया जो है वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एरिया है वो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया है। देर रात से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को जो सीआरपीएफ है उनको खबर थी और उसके बाद ही जो एरिया जो है सारा जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। और इस समय यहाँ पर एडीजी जम्मू और सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और फायरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आप अगर सुन पा रहे हो तो फायरिंग शुरू हो रही है। फायरिंग शुरू हो गई है, यहाँ पर गोलियां यहाँ पर चलना शुरू हो गई हैं और 3:50 पे पहली जो गोली थी वो चली थी। 3:50 पे पहला फायर हुआ था, जिसमें एक जवान जो है वो घायल हो गया था। आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद के 3 मिलिटेंट घेरे में हैं और पीएम की रैली के ठीक 2 दिन पहले यहाँ पर जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है। और इससे पहले कठुआ में ओजीडब्ल्यू को भी हिरासत में लिया गया था और ओजीडब्ल्यू से ही शायद कुछ पूछताछ, कुछ इनपुट जो है वो मिले होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आज इनको यहाँ पर मिलिटेंट्स को घेरे में लिए गए। बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और इस समय हम सुंजवा एरिया में हैं। इससे पहले भी 2018 में इसी एरिया में जो आर्मी कैंप था वहाँ पर भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 4 मिलिटेंट्स को मार दिया गया था। फायरिंग जो है वो इस समय चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18। हमने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया था। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ आतंकवादी कुछ छिपे हैं जो यहाँ पे कुछ हरकत करना चाहते हैं, तो उस पर हमने कॉर्डन ले किया था। सुबह कॉर्डन पे फायरिंग आई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान शहीद हुआ है और 4 और ज़ख्मी हैं। एनकाउंटर अभी चल रहा है, मज़ीद जानकारी एनकाउंटर के बाद दी जाएगी। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले जम्मू के सुजमा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। जो सुजमा इलाका आप देख सकते हैं, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों ने पूरी नाकाबंदी कर रखी है। इसी बिल्डिंग के पीछे जो इलाका है वहाँ पर आतंकियों को घेरा गया है। 2 से 3 आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, जो इस इलाके में किसी घर के अंदर छिपे हुए थे। और आईजी पुलिस मुकेश सिंह के अनुसार की कुछ सूचना मिली थी कि यहाँ पर आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं और उसके बाद कॉर्डन सर्च किया गया और सुबह आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें अभी तक एक जवान शहीद हुआ है और 3 से 4 जवान जो है वो घायल हुए हैं। एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अभी तक उसकी जो शव है उसका वो बरामद नहीं किया गया है। लेकिन पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों की तरफ से रखा गया है। जो पूरे इलाके में सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है, इसके दूसरी तरफ का इलाका जो है वो आर्मी कैंप के साथ मिलता हुआ है। सुजमा जो इलाका है वहाँ पर पहले भी 2 बार आतंकी हमला हो चुका है और यहाँ पर प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जम्मू में पहुँच रहे हैं। और उससे पहले जम्मू के भीतर इस तरह की मुठभेड़ होना कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आतंकियों के मंसूबे जो थे वो किस इरादे के साथ वो जहाँ पर पहुँचे हुए थे। क्योंकि कल ही कठुआ के हीरानगर में 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो संदिग्ध थे, जिनके पास से मोबाइल और कई दस्तावेज मिले थे। और उसके बाद ये रात को यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी होना और सुबह से मुठभेड़ जहाँ पर शुरू होना, ये दर्शाता है कि सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकी जो है वो खलल डालने की हर कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद राजस्थान की सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। खबर है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पायलट की सोनिया गांधी से ये मुलाकात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि सोनिया ने इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उनसे मिलने के बाद अब सचिन पायलट से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट को एक बार फिर कांग्रेस राजस्थान में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी या फिर कुछ अहम जिम्मेदारी दे सकती है।
यूक्रेन के साथ जंग के 57 दिन बीत जाने के बाद रूस को एक बड़ी कामयाबी मिली। उसकी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर उस शहर को अपने कब्जे में ले लिया जिसके लिए वो दिन रात यूक्रेन के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। जंग के 57 दिन बाद आखिरकार पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों ने मारियोपोल पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया और अपने फाइनल अटैक में रूसी सेना ने टैंकों से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर गोलों की बारिश कर दी, जहां यूक्रेन के बच गए सैनिक छिपे हुए थे। और इस बार एक के बाद एक गोले दागते रूसी सेना के ये टैंक यूक्रेन के उन सैनिकों पर किसी तरह का रहम बरतने के लिए तैयार नहीं दिखे। एक जगह पर जमा कई टैंकों में मानो बम बरसाने की होड़ लगी हो। एक सीध में खड़े रूसी सेना के इन कातिल टैंकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाया और उस पर फाइनल अटैक कर दिया। मारियोपोल पर कब्जे की ऐसी जल्दी दिखी कि कई बार तो एक साथ कई टैंक बम बरसाते नजर आए। जैसे ही कोई टैंक बम दागता, तुरंत एक सैनिक दूसरा गोला लेकर उसमें भर देता और यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। रूसी सेना के टैंकों के हमले के बाद वहां स्टील प्लांट से धुआं उठता भी नजर आया। अपने भारत दौरे के दूसरे दिन आज ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हैदराबाद हाउस में सुबह करीब 11 बजे चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के साथ ही रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर भी चर्चा हो सकती है। अपने दौरे की शुरुआत में ही बोरिस जॉनसन 1 बिलियन यूरो की कमर्शियल डील का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी वजह से 11,000 भारतीयों को रोजगार मिलेगा। बोरिस जॉनसन आज राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे और राजघाट पर बापू की समाधि पर भी जाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर बच्चों को वैक्सीन की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसके लिए डीजीसीआई के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। गुजरात में 100 दिन बाद कोरोना की वजह से पहली मौत हुई है। जामनगर में 5 साल की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। बच्ची में कोरोना के मामूली लक्षण थे। बच्ची के सैंपल को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियोपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले एक वीडियो मैसेज में इस बात का दावा किया कि सिर्फ 2 से 4 घंटों के अंदर मारियोपोल उनके पंजों में होगा। चेचनिया में बैठे रमजान कादिरोव का यह संदेश जैसे ही मारियोपोल में जंग लड़ रहे उनके लड़ाकों तक पहुंचा, उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर और भीषण हमला बोल दिया। स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी की गई कि वहां जान बचाने के लिए छिपे यूक्रेन के सैनिकों का निकल पाना मौत को चकमा देने के बराबर हो गया। कादिरोव पहले ही अपने लड़ाकों को यह बता चुके थे कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल से ही मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा हो पाएगा, क्योंकि वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की मार से बच गए यूक्रेन के सैनिक भागकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में ही छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारियोपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया। और इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियोपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई। एक दिन पहले तो उन्हें आखिरी डेडलाइन दे दी गई कि हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। इसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए। स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया। ऐसा लगा मानो स्टील प्लांट पर हो रहे भीषण हमले थम जाएंगे, लेकिन चेचन कमांडर कादिरोव ने तो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने का फरमान दे दिया था। यानी यूक्रेन के आखिरी सैनिक के घुटने टेकने या मारे जाने तक वहां बम और मिसाइलों की बारिश करने की खुली छूट मिल गई। और अपने कमांडर के फरमान पर उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों ने वहां जोरदार हमले जारी रखे। वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश में जुट गए, लेकिन तभी उन्हें एक और आदेश मिला। यह आदेश खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया। उन्होंने स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह कर देने को गैर जरूरी बताते हुए तुरंत वहां हमलों को रोक देने के लिए कहा। जाहिर है वो समझ गए थे कि मारियोपोल पर कब्जा हो ही गया तो स्टील प्लांट को तबाह करने का कोई फायदा नहीं, और ऐसा करके उन्होंने समझदारी ही दिखाई, क्योंकि 57 दिनों से चल रही जंग के बाद मारियोपोल जैसे अहम शहर पर कंट्रोल करना रूस के लिए
आधी जंग जीतने के बराबर है। और इसकी वजह है मारियोपोल की खास लोकेशन, जो कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अजोव सागर से लगता हुआ बंदरगाह वाला एक बेहद अहम शहर है। मारियोपोल के बाईं तरफ दक्षिण में क्राइमिया है और दाईं तरफ डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके, जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन हासिल है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो दक्षिण दिशा में उसकी सेना का एक हिस्सा क्राइमिया से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ था। वहां से रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ी और कुछ दिन बाद मारियोपोल तक पहुंची थी। और अब मारियोपोल पर कब्जा होने के बाद पुतिन की सेना के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि उसके लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक जमीन का रास्ता खुल गया, यानी क्राइमिया से रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन गया, जो इन दिनों यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास में लड़ रही रूस की सेना के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। जबकि ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। यूक्रेन की सेना मारियोपोल की अहमियत समझती थी, तभी तो उसने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से इस शहर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो गया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सामने आए। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की पेशकश की, वो भी बिना किसी शर्त के। यही नहीं, उन्होंने मारियोपोल में मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से वहां बचे हुए लोगों को सुरक्षित छोड़ देने की अपील भी की। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि मारियोपोल के स्टील प्लांट में सैकड़ों नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में घायल सैनिक भी छिपे हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उधर मारियोपोल पर कब्जे के बाद कादिरव के लड़ाकों के जश्न का एक वीडियो जारी किया गया। 57 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूस ने ऐलान किया कि उसकी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रमजान कादिरव के लड़ाकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मारियोपोल की तबाही और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कई खूंखार लड़ाके वहां की एक धधकती हुई ऊंची इमारत के सामने इकट्ठा हुए। बताया गया कि शहर पर रूस की जीत के पीछे रूसी सेना और इन लड़ाकों का ही हाथ है। रूस की फौज ने हवाई हमलों के जरिए वहां तबाही मचाई, तो जमीन पर यूक्रेन की सेना को शिकस्त देने की जिम्मेदारी इन्हीं चेचन लड़ाकों पर थी। और जब जीत मिली तो इन लड़ाकों ने झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। इसके साथ ही कादिरव के इन खूंखार लड़ाकों ने ऐलान किया कि मारियोपोल को नष्ट करने और शुद्ध करने का जो पुतिन से हुक्म मिला था, उसे इन लोगों ने पूरा किया। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सभी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर यह डोज मुफ्त लगाई जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली में प्रिकॉशन डोज केवल प्राइवेट सेंटर पर ही लगाई जा रही थी, जिसके लिए पैसे देने पड़ते थे। देश भर में बुलडोजर पर चल रही सियासत के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली निगम को चिट्ठी लिखी और गुप्ता ने मांग की है कि इन इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश गुप्ता ने ऐसी ही चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपने आधुनिक ड्रोन घोस्ट की एक खेप को यूक्रेन भेज दिया। कुछ दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 6000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत अमेरिका ने आधुनिक ड्रोन समेत कई हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन भेजने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में अमेरिका ने घोस्ट ड्रोन की पहली खेप भेज दी। बताया गया कि यूक्रेन की जरूरतों को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे तैयार किया है, ताकि यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर घातक हमले कर सके। घोस्ट ड्रोन दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन दावा है कि ये दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। और इस ड्रोन की खासियत ये भी है कि ये दुश्मनों को चकमा देकर उसके ठिकाने को टारगेट कर लेता है। लेकिन ये कामिकाज़े ड्रोन की तरह उड़ता हुआ बम नहीं होता, बल्कि खुद दुश्मनों पर बम बरसाता है। और दावा है कि पलक झपकते ही ये ड्रोन दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों और तोपखानों को ध्वस्त कर सकता है। बताया गया कि घोस्ट ड्रोन दुश्मनों पर तेजी से और कम दूरी पर हमला करने में माहिर भी है। इसके साथ ही इसका पता लगाना या फिर इसे ट्रैक करना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल है। दावा तो यह भी है कि घोस्ट ड्रोन आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन नहीं है, लेकिन इसकी ताकत उससे भी कम नहीं है।
बार बार परमाणु हथियार चलाने की धमकी देने के बाद रूस ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस बार पुतिन ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी देने के लिए परमाणु बम दागने वाली अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट ही कर दिया। यह ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दुश्मन अमेरिका भी इससे बच नहीं सकता। पुतिन की इस मिसाइल का नाम है सरमात, लेकिन यह इतनी घातक है कि अमेरिका उसे कहता है सेटन, यानी शैतान। जिसके टेस्ट लॉन्च की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लग गया कि रूस की सरमात मिसाइल बनी ही है अपने दुश्मन को चीर डालने के लिए। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी ऊंची सरमात मिसाइल के जमीन के अंदर से निकलते ही धरती में कंपन होने लगी और जैसे ही वो चली जमीन दहल उठी। मिसाइल इतनी तेजी और इतनी ताकत से उड़ी कि जमीन पर धुएं का जबरदस्त गुबार उठा, जिसमें सब कुछ ओझल हो गया। ऐसा लगा जैसे धुआं नहीं बादल हों जो जमीन पर आ गए हों, जैसे बर्फीला तूफान आ गया हो। दावा है कि ये मिसाइल रूस का सबसे खतरनाक परमाणु हथियार है, इसलिए उसके टेस्ट लॉन्च पर खुद पुतिन मॉस्को से ही अपनी नजर बनाए रहे और सेना और रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से एक एक जानकारी लेते दिखे। मिसाइल टेस्ट से पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को पूरी तरह ब्रीफ किया और फिर शुरू हुआ मिसाइल टेस्ट, जिसके सफल होते ही पुतिन ने अमेरिका को आंखें दिखा दी। रूस का दावा है कि सरमात मिसाइल सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इतना ही नहीं, रूस की इस मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग भी काफी अहम है, क्योंकि एक तो अब यूक्रेन की जंग बेहद गंभीर मोड़ ले चुकी है, वहीं रूस लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का दम भर रहा है। उस पर उसने अब सरमात मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया, जो कि रूस के उत्तर पश्चिम में मौजूद अर्खानगिस्क प्रांत से लॉन्च की गई और वहां से रूस के दूसरे छोर यानी बिल्कुल पूर्व में बसे उसके कमचत्का प्रायद्वीप पर जाकर अपने टारगेट पर फट पड़ी। मतलब मिसाइल ने दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की लगभग पूरी चौड़ाई माप ली और करीब 5,500 किलोमीटर का सफर तय किया। पुतिन को अपनी इस सरमात मिसाइल पर इतना विश्वास है कि उनका दावा है कि यह ऐसी मिसाइल है जिसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं। सरमात मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, इसलिए रूस का कहना है कि उसकी मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। इतना ही नहीं, इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर, यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। रूस का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, सरमात मिसाइल उस पर फट सकती है और तो और एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है। एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है, जिनमें हर एक बम 550 किलो टन जितना भारी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जिस बम ने जापान के हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था, उसका वजन भी सिर्फ 15 किलो टन था। इसी वजह से दावा है कि ये अगर एक बार चल गई तो ब्रिटेन जैसा देश तबाह हो जाएगा और तो और ये अपने महज एक हमले में फ्रांस के साइज जितने देश को भी दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। इस बीच रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए होने वाली बातचीत में यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने अड़ंगा डाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इस बातचीत के नाकाम होने की संभावना भी जता दी, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने रूस के साथ बातचीत करने को मगरमच्छ के साथ चर्चा करने जैसा बताया। साथ ही आरोप लगाया कि बैठक के दौरान पुतिन का रवैया उस मगरमच्छ की तरह रहता है जिसके जबड़े में आपका पैर फंसा हुआ हो। ऐसे में जॉनसन को लगता है कि बातचीत के जरिए इस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद काफी कम है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले रूस ने ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौते की नई शर्तें रख दी। बोरिस जॉनसन की नाराजगी की एक वजह रूस के विदेश मंत्रालय का बयान भी है, जिसमें उसने यूक्रेन पर समझौते की प्रक्रिया से भागने का आरोप लगा दिया। कंस्ट्रक्टिवной работе, यानी बैठक के लिए टेबल पर आने से पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच फिर विवाद खड़ा हो गया। उधर जंगल में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की फौज ने ताबड़तोड़ कई हमले कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के बीच कई जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में जंगल में कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी नजर आईं। दावा किया गया कि ये रूसी सेना के काफिले की गाड़ियां थीं और उसके सैनिक यहां छिपकर यूक्रेन पर हमले कर रहे थे, लेकिन ड्रोन ने उन्हें खोज निकाला और आसमान से चुन चुन कर बम बरसाए। एक धमाका तो इतना जोरदार हुआ कि ऐसा लगा मानो जंगल में ज्वालामुखी फूटा हो। जिस टैंक पर बम गिरा उसके परखचे उड़ गए और वो आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में रूस के कई टैंक तबाह किए और कुछ सैनिकों को भी मार गिराया। हालांकि उसने किस जगह रूसी फौज पर यह हमले किए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई।
उधर मारिउपोल पर कब्जे के बाद रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर हमला बोल दिया। वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में मिसाइल हमले में खंडर बन चुकी एक ऊंची इमारत की दीवार को राहत और बचाव दल के लोग नीचे गिराते हुए दिखाई दिए। दीवार के जमीन पर गिरते ही वहां धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। बमबारी के बाद ये दीवार टूटकर लटक रही थी और इससे बड़े हादसे का खतरा था। इतना ही नहीं, रूस की बमबारी के बाद कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालना राहत और बचाव दल के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि कई इमारतों में हमले के बाद आग लग गई। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर किया गया रूस का ये हमला इतना भयानक था कि लोगों की चीखें निकल गई और वहां मची तबाही की वजह से उनमें कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। ये तो कुछ भी नहीं, एक आदमी बीच सड़क पर जलती हुई कार की तरफ इशारा कर उसमें जल रहे 2 लोगों को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वक्त पर उसे मदद नहीं मिली और उन दोनों लोगों की कार के अंदर ही झुलसकर मौत हो गई। बताया गया कि इतनी मिसाइलें दागी गई कि गाड़ियों में बैठकर जा रहे लोग भी नहीं बच पाए। वहां की एक सड़क पर तो रॉकेट का आधा हिस्सा फंसा हुआ दिखाई दिया। कुछ बिल्डिंग में तो जैसे ही मिसाइलें गिरी, वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में हुए रूसी हमले में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ये दिखाया गया कि उसकी फौज ने रूस के सैनिकों का रास्ता रोक दिया, जिसके लिए उन्होंने रूस के फौजियों के रास्ते में धमाका कर दिया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सैनिकों के सामने बम फेंककर एक पुल को उड़ा दिया गया। वो पुल जिससे होकर रूस के फौजियों को गुजरना था। इससे पहले कि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते, वो सड़क ही धमाके में तबाह हो गई जिससे रूसी सैनिकों को जाना था। सामने आई तस्वीरों में इस धमाके के फौरन बाद रूस का एक सैनिक भागकर वहीं पास में खड़ी एक गाड़ी में बैठता नजर आया। यूक्रेन पर कब्जे में हो रही देरी से बौखलाई पुतिन की सेना ने उसके अलग अलग शहरों पर तबाही मचाने वाले रॉकेटों की बारिश कर दी, जिसके लिए उसने दुनिया भर में बवंडर के नाम से पहचान बना चुके स्मिट्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और सबूत के तौर पर उसने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह से किए गए और इनमें यूक्रेन के किन शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान जगह पर रूसी सेना के तबाही मचाने वाले रॉकेट लॉन्चर खड़े दिखाई दिए और हमले का आदेश मिलते ही इनके ऑपरेटर इन्हें सही पोजीशन पर ले जाते नजर आए। इसके बाद तो इनसे रॉकेट की ऐसी बरसात शुरू हुई कि पूरे इलाके में धूल और धुआं फैल गया। просто летать на этой боевой машине, чтобы максимально качественно все выполнить। रूसी सेना ने इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और अगर रूस ने इस खतरनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्मिट्ज का इस्तेमाल तेज किया तो यूक्रेन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस सिस्टम से जो रॉकेट दागे जाते हैं वो क्लस्टर बम की तरह काम करते हैं। एक रॉकेट जब फटता है तो वो करीब 67 हेक्टेयर के दायरे, मतलब एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर इलाके में तबाही मचा देता है, जबकि इस सिस्टम की मदद से एक बार में इतनी भीषण तबाही मचाने वाले 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। और ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 120 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। इसकी मदद से क्लस्टर मिसाइल के साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही वजह है कि 1987 में सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब भी अपनी कैटेगरी के सबसे घातक हथियारों में शुमार है। वहीं यूक्रेन की सेना ने जंग के मैदान पर पुतिन के एक और कर्नल को मारने का दावा किया। बताया गया कि कर्नल मिखेल की मौत 13 अप्रैल को यूक्रेन में एक ऑपरेशन के समय हुई, जिसकी जानकारी अब सामने आई। हालांकि ये नहीं बताया गया कि उनकी मौत यूक्रेन में किस जगह पर हुई। कर्नल मिखेल जंग की शुरुआत से यूक्रेन में डटे हुए थे, लेकिन अब वहां से उनकी मौत की खबर आई। वो रूस के 41वें सैन्य अधिकारी हैं जिनकी जंग के मोर्चे पर जान चली गई। बताया गया कि यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान वो दुश्मन की गोलियों के शिकार हो गए। ऐसे में इसे पुतिन के लिए एक बड़ा झटका माना गया। साथ ही यूक्रेन के लिए बनाई पुतिन की रणनीति पर भी सवाल उठ गए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि कई इलाकों में रूसी सैनिकों को आदेश देने वाला भी नहीं बचा। और इसी के बाद ज़ेलेंस्की सरकार ने रूस की घेरेबंदी तेज कर दी। उसका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि अब तक रूस के करीब 21,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और इस जंग में मरने वाले सेना के 41 बड़े अधिकारी हैं। इनमें 34 कर्नल रैंक के अधिकारी और 7 जनरल भी शामिल हैं।
उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वह कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले जेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। वहीं यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की लड़ाई को दिखाया गया, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आए। और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झूलों का मजा लिया। जश्न की इन तस्वीरों के साथ ही जेलेंस्की की सेना की ताकत भी इस वीडियो में दिखाई गई कि कैसे रूसी सैनिकों को मारा गया और कई जगहों पर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर भी किया गया। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसके लोगों को टॉर्चर करने के लिए पुतिन ने एक सीक्रेट ठिकाना बनाया है, जो रूस के पूर्वी हिस्से में एक ऐसे हुए द्वीप पर है जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। और पुतिन ने इस खुफिया द्वीप पर यूक्रेन के करीब 5 लाख लोगों को बंधक बना रखा है। दावा यह भी किया गया कि यूक्रेन के इन लोगों को दस्तावेज जारी कर अगले 2 साल तक कहीं भी जाने पर रोक लगा दी गई। यूएन में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि के मुताबिक इन 5 लाख लोगों में 1,20,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसके पीछे पुतिन की रणनीति यह है कि यूक्रेन के जिन शहरों में जंग जारी है वहां रूस का नियंत्रण मजबूत हो सके, यानी उन शहरों की बड़ी आबादी को यूक्रेन से बाहर ले जाकर रूस के राष्ट्रपति ने इसलिए नजरबंद कर दिया है ताकि वो जंग के बीच रूसी सेना के लिए किसी भी तरह से खतरा न बन सके। बताया गया कि बंधक बनाए गए लोगों से काम भी लिए जा रहे हैं और जो इसके लिए मना करता है उसे टॉर्चर किया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी लगाया गया कि पुतिन ने यूक्रेन के कुछ लोगों को सखालिन नाम के एक ऐसे द्वीप पर भी भेजा है जो जबरदस्त सर्दी और लगातार बारिश के लिए जाना जाता है, और एक बार अगर कोई इस द्वीप पर चला गया तो उसके लिए वहां से भाग पाना नामुमकिन है। उधर यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि यह हमला किस जगह पर हुआ, लेकिन सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि ड्रोन हमले में एक के बाद एक रूस के कई टैंकों के परखचे उड़ गए। इस दौरान ड्रोन से कई बम जमीन पर गिरते भी नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के इस ड्रोन हमले ने उस इलाके में रूसी सेना की नाक में दम कर दिया और इसकी वजह से न केवल कई रूसी सैनिक मारे गए बल्कि पुतिन की फौज को पीछे हटना पड़ा। इस बीच कीव को कब्रगाह में तब्दील करने वाले पुतिन के हीरो यूक्रेन के लिए विलेन बन गए। बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति ने कीव में सबसे ज्यादा नरसंहार करने वाले सैनिकों को रक्षक कहा है, जबकि यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर यह साफ कर दिया कि पुतिन के वो रक्षक उसके लिए विलेन है। ये बात यूक्रेन ने अपने उस वीडियो के जरिए जाहिर कर दी कि उसे जब और जहां जिन भी हालात में रूसी सैनिक मिलेंगे वो उनसे बदला लेगा। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन ने यह दिखाने की कोशिश की कि पुतिन के जिन योद्धाओं ने उसकी राजधानी में तबाही मचाई, उसके नागरिकों को हमेशा के लिए सुला दिया, उन्हें वो छोड़ेगा नहीं, जान से मारकर ही दम लेगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस वहां अब तक उसके 1200 से ज्यादा नागरिकों को मार चुका है। वीडियो में दिखा भी कि कीव में जगह जगह लोगों के शव पड़े हैं, सड़कों पर, गाड़ियों के अंदर और झाड़ियों के बीच।